नमस्कार। बेइज्जती तो हमारी हुई, लेकिन उस बेइज्जती का चर्चा क्यों? ये चर्चा ज़्यादा बेइज्जती कराता है। कहीं किसी ने कोने में हमें बेकारी बोला तो अब सारा मोहल्ला बोलने लगा। कुछ ऐसी हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पैसा नहीं है जेब में, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, और अब वो चिट्ठी लिख रहा है एर्दोगान को, यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति को, कि तुर्की साहब, राष्ट्रपति से महोदय, हमारा जो हमें डिफेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं उसका पैसा ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी जेब में पैसा है नहीं तो कहाँ से दें। एर्दोगान खुद ऐसा कौन सा अरबपति, उनकी भी इकोनॉमी है वो भी डूबी हुई है, एफएटीएफ लिस्ट में है वो भी। तो वो तो तुर्की जहाँ भी पाकिस्तान जाता है अपने साथ ले जाता है ना इन सबको। खैर एनीवेज, ये है कि पाकिस्तान बाहर निकला और एफएटीएफ लिस्ट से, लेकिन तुर्की अब भी वहीं है और तुर्की की हालत ख़राब है। लेकिन तुर्की से बोला कि भाई आप हमें जो सर्विसेज दे रहे हो, नेवी की सर्विसेज, उसका पैसा ना लें तो बहुत अच्छा होगा। मतलब वहाँ पे अपग्रेडेशन, वेपन्स का अपग्रेडेशन की बात है, और कोई कंट्री फ्री में कैसे करेगा वेपन्स अपग्रेडेशन? भाई खर्चा उसका भी लगता है और मोटी कमाई है। साथ में तुर्की की इकोनॉमी की हालत ख़राब है। टर्की के लिए कमाई के जरिए कितने हैं, इस पे भी बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान जो इतनी बुरी हालत में है वो वेपन्स अपग्रेड करा क्यों है। मोर रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान कुछ अगस्त में पता लग रहा है कि एक और ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा ही जैसे कि इंडिया पे हमला किया था। इंडिया पे क्या मतलब पहलगाम हमले टाइप एक ऑपरेशन और हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, खबरें ऐसी आ रही हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान अपने सारे एयरफोर्स बेसेस अपग्रेड कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है, हर चीज़ अपग्रेड कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये बताइए कि ये पाकिस्तान के हाथ में कटोरा और उसके बाद भी वेपन्स अपग्रेडेशन का सपना, ये पता लग रहा है कि एक शोडाउन और हो सकता है। रोहित जी, देखिए, इस टाइप किसी भी कंट्री, दो कंट्रीज के बीच में किसी भी प्रकार की अगर वो डिफेंस डील होती है, वो एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि बाहर नहीं आ सकता। ठीक है ना। मगर पाकिस्तान के केस में कुछ अजीब ही अजीबोगरीब ही ये, हालात उनके साथ चलते हैं कि उनकी कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहती। कुछ समय तक रहती है पर ज्यादातर सीक्रेट नहीं रहती। अब देखिए कि एक समय था, ऐसा था कि जब पाकिस्तान ने ईरान से बात करी थी, ठीक है, हम आपकी और हमारे देश के बीच में एक गैस पाइपलाइन बनेगी जिसके थ्रू गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके देश से सीधा रिफाइनरी से निकल के हमारे देश में एंटर करेंगे। तो आधा पैसा आप अपनी तरफ की जो पाइपलाइन है आप बना देना, हमारी तरफ की पाइपलाइन जो हम बना देंगे। वो ईरान कब से वो पाइपलाइन लाके पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया है, और पाकिस्तान का बोल रहा है भी अपने हिस्से की पाइपलाइन बना तो सही, जो तूने खर्चा करना था कर तो सही। पाकिस्तान वो खर्चा नहीं कर पा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है उतना खर्चा करने के लिए कि वो पाइपलाइन वहां से निकाल के अपने अपने स्टोरेज के जो कैपेसिटीज बनानी है वहां तक लेके आके उसको फिर रिफाइन करे या और यूज करे। तो वो खर्चा भी नहीं करा, वो बात बीच में रहेगी। ईरान उससे नाराज भी हो गया। ईरान ने कहा मैं तुम्हें पेनल्टी लगाऊंगा, तुम्हें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाऊंगा। वो बात आई गई होगी। फिर एक बीच में बात और उठी थी कि पाकिस्तान से ईरान के जरिए और होते हुए टर्की तक एक रेलवे लाइन भी जाएगी, एक रोडवे एक्सप्रेस हाईवे भी बनाया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिससे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो गुड्स है वो पाकिस्तान के जरिए, या पाकिस्तान के जो गुड्स हैं या चाइना के गुड्स है वो पाकिस्तान से निकल के ईरान होते हुए टर्की होते हुए यूरोप एंटर करेंगे। वो बात भी बीच में रह गई, क्योंकि उसमें भी पाकिस्तान से जब उस बात आएगी भाई तुम इसमें कितना स्पेंड करोगे, ये तीन हिस्से में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये स्प्रेड आउट होगी, तो पाकिस्तान ने वो बात से पीछे हट गया कि भाई हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम कहां से करें, तुम दोनों कर दो। तो वो प्रोजेक्ट भी सिर्फ पेपर पे ही बन के रह गया। अब ऑपरेशन सिंदूर में जब जो 80% 81% तक जो इक्विपमेंट, जो चाइनीज इक्विपमेंट जो पाकिस्तान यूज कर रही थी, वो पूरी तरह भारतीय सेनाओं ने जब उसको ध्वस्त कर दिया, तो भागा भागा अमेरिका के पास गया कि मुझे अब चाइनीज इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मुझे अब अमेरिकन इक्विपमेंट चाहिए, आप प्लीज मुझे इतने F-16 दे दो, इतने ये टैंक्स दे दो, इतने ये गोला बारूद दे दो, इसका वो दे दो। उसका पैसा कहाँ से आएगा? अमेरिका ने पूछा कि पैसा कौन देगा इसका। तो उस बात पे भी कोई बात उनकी निकली नहीं, मतलब कोई कोई उस पे कोई मतलब एक कोई सीरियस बातचीत हो नहीं पाई। हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज करना था इसराइल ईरान के युद्ध में, उसने उन्होंने उनके स्पेस यूज करके उनको थोड़ा बहुत उसके बदले में उनको थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शनल मनी दे दिया, बट उसके अलावा कुछ नहीं करा उनका। अब बात आई
पाकिस्तान और टर्की के बीच में। टर्की एक टर्की ने अपनी नेवी ठीक ठाक डेवलप कर रखी है, वो अपने जहाज वगैरह खुद बना सकता है, उसको वो टेक्नोलॉजी है। मगर टर्की की खुद की हालत भी आज के डेट में बहुत अच्छी नहीं है। जब से अर्दोगान वहां पे प्रेसिडेंट बने वहां के उस कंट्री के, तब से उन्होंने बहुत सारी स्पेंडिंग जो है अपनी आसपास के देशों के साथ युद्ध लड़ने में लगा दी, और या फिर अपनी मिलिट्री एसेट्स को उन्होंने डेवलप करने में लगाया। मगर उसका उससे क्या हुआ कि पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। वो कई सारी कंट्रीज ने उनके साथ अपने रिलेशन भी पहले ऐसे नहीं रखे। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग लगभग रिलेशन एक अच्छे लेवल तक उनसे डिसकंटिन्यू कर दिए, काट दिए हैं। अब टर्की टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिससे टर्की पाकिस्तान की जो नेवी है उसके लिए वो युद्ध पोत्र उसने बनाने थे, उनको नेवी वेसल्स बना के देनी थी। आर्मी जो फाइटर वेसल्स होती है जो उनके जंग में इस्तेमाल होती है, वो बना के देने थे। कई सारे फ्रिगेट्स भी बना के देने थे जिसमें पेट्रोलिंग वगैरह कर सकती है, प्लस उनके उनके जो नेवल पोर्ट्स है उसको भी अपग्रेड करना था। तो अब जब बात पूरी होगी, हाँ जी इसका जो जो आपको एडवांस पेमेंट है इसकी दो, प्लस उसके बाद जो जैसे जैसे काम चलता जाएगा उसमें और पैसा लगता जाएगा, वो इस तरीके से इस टाइम पे देते चले जाना। तो ये एग्रीमेंट जो इनका हुआ था वो एग्रीमेंट पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो उसमें एक लेटर शहबाज शरीफ से अर्दोगान के नाम पे गई हुई है, वो लेटर भी बाहर आ गई जो मोस्ट सीक्रेट लेटर थी, जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हम इस टाइम पे हमारी आर्थिक हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि हम अपने देश की आर्थिक चीजों को ही संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिलहाल आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, और हमारे पास जैसे टाइम रहता है, पैसा आएगा जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तब हम देखेंगे आपको रिपेमेंट कैसे देनी है इसकी। अब टर्की क्या बोले इस बारे में? तो ये मेरी हालत तो खराब पहले से ही है, ऊपर से तू कह रहा है कि तू आप मुझे इन्वेस्टमेंट डालने के लिए कह रहा है, जबकि तेरे को कहीं से भी तेरे को चाइना भी पैसा देता है, तेरे को अमेरिका भी पैसा देता है, तुम बहुत सारा पैसा अपना टेररिज्म से भी कमाते हो, तुम ड्रग्स से भी कमाते हो, तुम आर्म्स की स्मगलिंग से भी कमाते हो, दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों से कमाते हो, पर मुझे ही पैसे देने के लिए नहीं है तुम्हारे पास। बाकी सब पूरी कहीं पे भी जो कुछ करना है वो तुम करते ही रहते हो। तुम बांग्लादेश में भी तो ट्रेनिंग दे रहे हो आतंकियों को, वहां पे उसको ट्रेनिंग के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो बात वो जो होती ना वो बड़ी अजीब सी हो गई, मतलब पूरी बेइज्जती पूरी बाहर ये बात आ गई जब इंटरनेशनल लेवल पे दो कंट्री के बीच में इस टाइप की बात आ रही थी कि एक कंट्री जो अपने अपने ही जो आर्म्स एम्यूनिशन को अपग्रेड करने की बात करता है दूसरी कंट्री से, मगर उसका पैसा देने को तैयार नहीं है, तो ये बेइज्जती से कम नहीं है। तो ये एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, जिसमें उनको पूरी दुनिया को समझ आ गया कि पाकिस्तान की असली हालात क्या है आज की डेट में। वो अपने ही लोगों को दो वक्त की रोटी ढंग से दे दे तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया से अपनी आर्मी और नेवी एयरफोर्स को क्या अपग्रेड करेंगे? जितना नुकसान भारत ने उनका करा था उतना उतना पैसा उनको अगर कहीं से मिल जाए तो शायद वो अपने देश को सुधारने में लगा दें, ना कि आर्मी नेवी एयरफोर्स लगाएं। तो भारत से या किसी और देश से भी लड़ने की हैसियत नहीं है उनकी आज की डेट में। तो वो बेकार में ही अपना मतलब अब दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 नेवी है, नंबर 1 एयरफोर्स है, जबकि 6-6 7-7 जहाज गिर जाते हैं, उनका पूरे एयरपोर्ट ध्वस्त हो जाते हैं, उनका एयरपोर्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा ध्वस्त हो जाता है, उनके आतंकियों को ठिकाने पूरे ध्वस्त हो जाते हैं। तो इतना रीडेवलपमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए होगा कि वो कहाँ से लाएंगे? अब तो शायद वो पैसा भी कहीं से आने के लिए नहीं, कहीं से भी नहीं आएगा। तो जो नुकसान उनका हो गया वो तो भरपूर भरपाई हो नहीं पाएगी, ऊपर से नए प्रोजेक्ट लाने की बात करते हैं अपने देश में, तो इनको शर्म तक नहीं आती। वो किस तरीके से सोचते हैं, अपने लोगों के देश की तरक्की के बारे में नहीं सोचते, बस अपने देश में किसी तरीके से शगुफ्ता छोड़ते रहे कि कोई ना कोई आदमी फ्री फंड में इनको कुछ बना के दे दे, इनको दे दे, ताकि ये इस्लामिक कार्ड खेल के उसका फायदा उठाते रहे। तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, चल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने अर्दोगान को सातवें आसमान पे चढ़ा कर रखा हुआ था रोहित जी। अर्दोगान बेसिकली जो वहां की जो वहां का जो कैलिफेट का खलीफा बनना चाहता था, उसमें पाकिस्तान ने उनको फूक फूक के हवा भरी कि आप बादशाह हो, आप ये हो, आप वो, हम आपको हम भी आप ही को फॉलो करेंगे। फॉलो इसलिए क्यों करना पड़ रहा पाकिस्तान को कि जब ये इन्होंने अपने को कहना शुरू कर रहा है जी, इनको दिखाना था कि हम हिंदुस्तानियों से अलग हैं। अलग तो भारत ही हुए हैं, मगर ये अपने आप को भारतीय मूल के मानते ही नहीं है। इन्होंने कहा जी हम तो जी सऊदी मूल के हैं, अरबी मूल के हैं। वहां से इनको लात पड़ी, ठोकर पड़ी, ये चुपके इन्होंने बोलना बंद कर दिया। फिर इन्होंने बोला जी हम तो ईरानी मूल के हैं, वहां से भी लात पड़ी, ठोकर पड़ गई इनको कुछ। अब ये बोलते हैं नहीं जी हम तो तुर्की मूल के हैं जी,
तो अब अर्दोगान को हवा में उठा रहे हैं, उसको सातवें आसमान में चढ़ा रहे, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे कि शायद उसको उसको अगर वो हमारी बातों से खुश होके वो हमें कुछ हमारी झोली में कुछ डाल दे, कुछ कुछ नेवी के वेसल्स डाल दे, कुछ फ्रिगेट्स डाल दे फ्री फंड में, ताकि हम अपना जो कॉलर है वो हाई कर सके, देखो जी हमने भी अपनी नेवी को अपग्रेड कर लिया। तो ये तो इनका तरीका काम करने का, रोहित जी। तो सर एक चीज़ और, वो ये कि मुस्लिम उम्मा है और मुस्लिम उम्मा क्या अपने ही मुस्लिम उम्मा को धोखा देगी? मतलब एर्दोगान अपने मुस्लिम भाई को, ये तो शहबाज शरीफ तो हर बार ट्वीट करते हैं ना, माय ब्रदर माय ब्रदर माय ब्रदर एर्दोगान, तो सारे ही मुसलमान ब्रदर लिखते हैं। तो ये भाई भाई को भूल गया कि एर्दोगान के बोल रहे हैं कि भाई हम पैसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं दोगे तो कैसे एग्जाम चलेगा? तो मुस्लिम उम्मा ब्रदरहुड, उम्मा का मतलब भी ब्रदरहुड होता है भाई, ये भाई भाई को भूल गया। रोहित जी, पाकिस्तानी मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है जो किसी के सगे नहीं है। ये अपने माँ बाप, अपने बाप के सगे नहीं हो सकते, ये दूसरी दूसरे किसी के लिए क्या सगे होंगे? ये तो इनका बस चले था अपने 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 घर वालों को बेच खाए ही। आज की डेट में इनके ऐसे हालात हो रखे हैं। और इनके देश में देखिए हालात वैसे ही हैं। जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर हुआ या आर्मी जनरल हुआ, जैसे ही वो थोड़ा सा टाइम निकालता है, उसको दूसरे लोग नीचे से काटना शुरू कर देते हैं, उसको नीचे खींचना शुरू कर देते हैं कि तूने काफी टाइम निकाल लिया, 2 साल निकाल दिए, 3 साल निकाल दिया, अब तेरा टर्म खत्म हो गया, अब दूसरे को चांस दे। क्यों क्यों चांस दे दे भाई? तुम्हारे ठेकेदार कमा के हमारे नहीं कमाएंगे? तो इनका वो स्टाइल है काम करने का, भैया कि तुम कमा के, तुमने काफी कमा लिया, अब हमारी बारी है कमाने की, अब नीचे उतरो। चाहे वो आर्मी का जनरल हो या पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, सबके साथ एक ही हालत है। और जब भी इनको चेंज चाहिए होता है, ये चाइना या अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते हैं कि हमारे देश के अंदर हालात को इस तरीके से क्रिएट कराओ या दबाव डालो कि हम इस आर्मी के जनरल बन के बन जाए, या हम इस देश के प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये दूसरों से हमेशा मदद करके अपने देश का ही बेड़ा गर्क करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राइट, ये दूसरों का बेड़ा गर्क करते हैं, अपना भी करते हैं, सबका करते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा पाकिस्तान के साथ दोस्ती का कोई कंट्री बहुत अच्छा उठा हो। हालांकि कुछ कंट्रीज FATF की लिस्ट में ज़रूर गए और कुछ कंट्रीज बर्बाद भी हुए। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।